हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 10 सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर सेशन फर्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है, the first question is describe stress and stress management in your own word. Stress is a physical or emotional response to situations that are challenging or overwhelming. एक्चुअली क्या है, जो हमारी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. Stress management involve the techniques practice that help in controlling and reducing the stress to maintain a balanced and healthy life. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर वो सारी टेक्निक, वो सारे तरीके आ जाते हैं जिससे कि हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाते हैं. जैसे कई फीलिंग्स होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, बड़े इमोशनल हो जाते हो और उसकी वजह से आपके एग्जाम के ऊपर भी असर पड़ता है ना, तो आप उसको भी कंट्रोल कर पाओ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट. List your favorite stress management technique and elaborate why you find it the most effective. The personalized response होता है, वैसे इसमें आप पर्सनली आप कुछ भी दे सकते हो. एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. माई फेवरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इज डीप ब्रीथिंग. कोई भी प्रॉब्लम है, आप लंबी लंबी गहरी सांसें लो. इट इज इफेक्टिव because it helps calm the mind and body quickly, reducing the anxiety and promoting the relaxation. Define the stress management. अब अगर इसकी definition लिखनी है तो आपको क्या लिखना है? Stress management refer to the set of techniques and strategies designed to help individual cope with stress, minimize its negative effects and improve overall well-being. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली वो सारी टेक्निक, सेट ऑफ टेक्निक्स की बात करें ना, तो वो सारी टेक्निक्स जो कि हमें हेल्प करती है, या कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी बना लो जो कि हेल्प करती है एक इंडिविजुअल पर्सन को, एक अकेले पर्सन को उसके स्ट्रेस से लड़ने के लिए, उसके अंदर की नेगेटिविटी को कम करने के लिए और इवन उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो हर तरह की प्रॉब्लम को फेस कर सके. आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ मैनेजिंग द स्ट्रेस. तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो सारे स्टेप्स जो कि स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्पफुल होंगे. The steps for managing stress, including the identifying the source of stress. तो ये जो हमारा स्टेप है उसमें सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आप पहले ये पहचानो कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है उसका रीजन क्या है, कहाँ से आ रहा है, किस रीजन की वजह से आ रहा है. आप कह रहे हो मुझे मैथ्स से स्ट्रेस है, तो मैथ्स में कैलकुलेशन से हो सकता है, या फिर मैथ्स में हो सकता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर थ्योरम आपको नहीं समझ आ रही है ना, या फिर हो सकता है आपको जिस ट्यूशंस में पढ़ रहे हो या जिस टीचर से पढ़ रहे हो उनका वे नहीं समझ आ रहा. तो वो आपको पहले सोर्स पता करना है कि स्ट्रेस का सोर्स क्या है. देन हो सकता है मैथ्स का वो प्रॉब्लम उनकी भी ना हो, आपका बेसिक ही क्लियर नहीं हो, है ना. आपने सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया. अब प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, तो अपने आप को रिलैक्स, हाई पर हो जाते हो, गुस्सा आया हाई पर हो गया, प्रॉब्लम आई हाई पर हो गए, तो अपने आप को पहले रिलैक्स करने की टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए. जैसे लंबी सांस लेना, योगा करना, मेडिटेशन करना, है ना. मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. हैवी हैवी अगर मतलब अगर हम बात करें, ऑयली फूड खाया तो आपको नींद आएगा, डिजीनेस फील होगा, है ना. तो उससे बेटर क्या है कि हेल्दी फूड खाओ ताकि आप एक्टिव रहो. टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करके चलो. सीकिंग सपोर्ट, सपोर्ट ढूंढो अपना. आपको लगता है कि मैं अपने दिल की बात इससे कर सकता हूँ, फ्रेंड है, टीचर है, तो आप करो, आप अपना सपोर्ट ढूंढो. एंड अडॉप्टिंग द पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग को अपने लाइफ में लाओ. नेगेटिव, हर समय पॉजिटिव रहने से भी आपको मोटिवेशन मिलता है. क्रिएट अ
लिस्ट ऑफ पर्सनल स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड वेज टू हैंडल देम। चलिए अब कुछ सिचुएशन में डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या है? एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम आ गया, एग्जाम का प्रेशर। तो वे टू हैंडल, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, एक पढ़ाई का शेड्यूल बना लो एंड टेक अ रेगुलर ब्रेक, और उसमें भी ब्रेक लो। ये नहीं कि सुबह मैं 6 बजे बैठ गया, अब रात को 6 बजे मतलब अगले दिन 6 बजे तक 24 घंटे पढ़ूंगा या 12 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। तो आप उसमें भी बीच बीच में ब्रेक करो कि 1 घंटा पढ़ लिया, 15 मिनट की ब्रेक ले ली, उसमें कुछ खा लिया, कोई फनी कुछ बातें कर ली, वॉक कराए, योगा कराए। ऐसा वाला कोई ब्रेक मत लेना जो आपको उलझा के रख दे कि भाई 3 घंटे की पिक्चर देख ली, वो ब्रेक नहीं, सिर्फ 15 मिनट वाला ब्रेक। ठीक है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आप मान लो कि कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रेंड, यानी ये फ्रेंड से लड़ाई हो गई है ना, अब क्या करना है? वे टू हैंडल, प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बात करने की कोशिश करो। अगर फ्रेंड इतना अच्छा है तो बात करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड सीक टू रिजॉल्व द इशू कामली, और ट्राई करो कि जो भी आप दोनों के बीच में इशू हुआ है उसे ठंडे दिमाग से सॉल्व कर लो, बातचीत करके या कुछ भी, है ना। स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप ले लो, एक डेडलाइन है किसी असाइनमेंट के लिए, डेडलाइन फॉर असाइनमेंट। अब वे टू हैंडल कैसे करोगे? प्रायोरिटाइज टास्क, आप प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे पहले क्या करना है। ठीक है। और अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, तो किसी पे भी इल्जाम मत लगाओ कि भी इसने करा करना है, ये करा है, वो करेगा, मैम ने ही लेट दिया, नहीं। आपने प्रायोरिटी लेवल सेट करना है। अब तो डेडलाइन आ गई है, मैम ने कहा कि मंडे ही देना है या मैम ने कहा ट्यूसडे ही देना है, 2 ही दिन बचे हैं। तो ब्लेम गेम खेलने से बेटर है प्रायोरिटी लेवल में उसको सेट करके उस काम को फटाफट खत्म करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया, इट इज सेल्फ अवेयरनेस, इन विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। Fill in the blank, fill in the table given below to prepare an action plan to build upon your strength and overcome your weakness. तो यहाँ पर आपको पहले एक टेबल बनाना है जिसमें आपको स्ट्रेंथ भी लिखना है, वीकनेस भी लिखना है, एक्शन प्लान टू बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ। तो हमें एक एक्शन प्लान भी लिखना है जिसमें कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को कैसे और अच्छा कर सकते हैं वो बताएंगे, एंड ओवरकम योर वीकनेस, और हमारी जो वीकनेस है उसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिया है, गुड कम्युनिकेशन। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। और वीकनेस क्या है मेरी? एंड वीकनेस इज प्रोक्रास्टिनेशन, दैट मीन्स कि मैं कामों को ना टालता रहता हूँ, टाल मटोल बहुत करता हूँ। ओके। एक्शन प्लान क्या करना है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए? पार्टिसिपेट इन डिबेट, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ क्या है? कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं डिबेट पे पार्टिसिपेट करूंगा, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी होगी और डेवलप होगी। एंड जो मेरी आदत है, वीकनेस है प्रोक्रास्टिनेशन की, टाल मटोल करने की, तो क्रिएट अ डेली रूट शेड्यूल, एक डेली शेड्यूल बनाना है मुझे और उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इससे मेरी टाल मटोल करने की आदत छूट जाएगी। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो सबकी अपनी अपनी है, तो एक पर्सनल आंसर है इसका, बट एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। स्ट्रेंथ है जैसे क्रिएटिविटी है, टीम वर्क अच्छे कर लेते हैं, और वीकनेस जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग। ओके, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, अगर एग्जाम में है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। Explain how to build on your strength and overcome your weakness. तो आपको ये बताना है कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो और वीकनेस को कम कर सकते हो। Build on strength and involve the practicing. तो अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड यूजिंग देम इन वेरियस सिचुएशन, और अलग अलग सिचुएशन बिल्डअप करनी पड़ेगी जहां आप अपनी स्ट्रेंथ को अच्छा कर रहे हो, वाइल ओवरकमिंग द वीकनेस, और किसी वीकनेस को कम करना है। जैसे कि देखो मैंने ऊपर क्या किया था, यहाँ ऊपर के टेबल में मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसे प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया था, अलग अलग डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना,
पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करना, तो अलग अलग सिचुएशन में उसे यूज किया। बट वीकनेस को कम करने के लिए, वीकनेस क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन, है ना? तो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए मैंने क्या किया? रिक्वायर टू आइडेंटिफाई, पहले तो है आपको आइडेंटिफाई करनी है आपकी वीकनेस क्या है, देन क्रिएट अ प्लान टू इम्प्रूव, उस एक प्लान बनाना है। मेरी टाल मटोल की आदत है, तो मैं उसको स्ट्रिक्टनेस से कंप्लीट करूंगी। मुझे मैथ्स अच्छी नहीं आती है, तो मैं उसका शेड्यूल बनाऊंगी ताकि मैं उसको प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकूं। कंसिस्टेंटली वर्किंग टूवर्ड इम्प्रूवमेंट, और लगातार उस पर वर्क करना है। अगर किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो लगातार उस पर वर्क करेगा हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो पर्सनलाइज रिस्पॉन्स है इसका भी। तो एक एग्जांपल है, माय इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द रीडिंग, पेंटिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो चीज करने में आपको मजा आता है, अच्छा। चलिए सेशन 3 पे। सेशन 3 सेल्फ मोटिवेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर cheering? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कहती है कि भाई आप पढ़ो, मतलब आपके पेरेंट्स नहीं कह रहे, मदर नहीं कह रही, टीचर नहीं कह रही, बट आप खुद पढ़ते, तो वो कौन सी चीज है? दैट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज योर कम्युनिकेशन, दैट इज योर सेल्फ मोटिवेशन, एंड दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। द राइट आंसर इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में आपको खुद ही लगता है कि मुझे खुद ही अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे स्टडी करनी है, ठीक है? सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप काम को अच्छे से करते हो, आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये काम कर लूंगा, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लूंगा, ठीक है? और कम्युनिकेशन में आप बातचीत अच्छे से कर पाते हो। सेल्फ एस्टीम में आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ मोटिवेशन? इसमें से कितने टाइप के? तो मोटिवेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के मोटिवेशन होता है। एक होता है इंटरनल, अंदर से आपको लगता है कि मुझे करना है। दूसरा होता है एक्सटर्नल, ठीक है? तो ये 2 टाइप के ही मोटिवेशन होते हैं। इंटरनल में आपको खुद पढ़ने का मन करेगा। एक्सटर्नल में जैसे कि कोई प्राइज मिल रहा है, तो उस वजह से, या मदर ने कह दिया, टीचर ने कहा, तो उनके बोलने की वजह से आप मोटिवेट होके कर रहे हो, ठीक है? चलिए थर्ड पे आते हैं। रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट प्राइज अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब रवि ने किस लिए तैयारी करी? जो स्टूडेंट अवार्ड मिलना है उसके लिए। उसके अंदर से वो चीज नहीं था कि पढ़ना है, बिना किसी लालच के नहीं, तो वहां उसको एक लालच है। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन? तो यहाँ इंटरनल तब होता जब वो सिर्फ उसका मन करता है कि पढ़ाई करनी है, तो तब। यहाँ पर कौन सा मोटिवेशन है? एक्सटर्नल। तो राइट आंसर क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? Self motivation is the inner drive to take the action and achieve goal without external encourage or pressure. सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर से किसी काम को करने की इच्छा या किसी गोल को अचीव करने की इच्छा जागृत हो जाना, उठ जाना, बिना किसी बाहरी प्रेशर के, बिना किसी बाहरी लालच के। आउटर कोई एक्सटर्नल आपको कोई लालच नहीं मिल रहा, कोई एनकरेजमेंट नहीं मिल रही, बट आपका मन कर रहा है तो आप काम कर रहे हैं। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो आइडेंटिफाई करना है कितने टाइप के मोटिवेशन होते हैं। The two main type of motivation are internal, intrinsic motivation, external, extrinsic. तो इंटरनल मतलब जो आपके अंदर से आपका मन कर रहा है कि ये काम मुझे करना है, मुझे ऐसा करना चाहिए। एक्सटर्नल, आपको कोई बोल रहा है कि कोई प्राइज मिलने वाला है, या किसी लालच की वजह से आप कर रहे हो, ठीक है? तो दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, 2 टाइप ऑफ मोटिवेशन।
लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। तो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल में कौन कौन सी क्वालिटी होती है? पहली, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स आर प्रोएक्टिव। वो एक्टिव तो होते हैं, पहले से एक्टिव होते हैं, एग्जाम आने वाले उससे पहले से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। रिजिलियंट मतलब कि एक पर्सन जो कि हर चीज में पॉजिटिव ढूंढता रहता है, हर चीज में उसको सिचुएशन में वो कहेगा कि ऐसा बुरा नहीं है, ये अच्छा है, मैं यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ। तो पॉजिटिविटी को देखना। गोल ओरिएंटेड मतलब माइंड को हमेशा क्या अचीव करना है उस गोल पे सेट किया हुआ है। कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होगा तभी तो अपने आप को मोटिवेट करेगा ना। डिसिप्लिन, एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई करनी है, मन कर रहा है इधर उधर टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, सोशल मीडिया में आंसर करना है, बट डिसिप्लिन है। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड पर्संस की क्वालिटीज है। नेक्स्ट आते हैं, लिस्ट द स्टेप टू बिल्ड द सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए को क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स टू बिल्ड द सेल्फ मोटिवेशन इंक्लूड द सेटिंग क्लियर गोल। आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्रिएट अ प्लान, एक प्रॉपर प्लान बना लो। मेंटेन अ मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। रिवॉर्डिंग योर सेल्फ फॉर प्रोग्रेस, आप कुछ जीतते हो तो अपने आप को प्राइज दिया करो। एंड स्टेइंग कमिटेड, अपने साथ कमिटेड रखो कि अगर ये काम करना है तो दैट मीन्स करना है। Next session is self-regulation goal setting. What is goal setting? Goal setting is the process of identifying specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound objective that one's aim to accomplish. ये देखिए, ये स्मार्ट की फुल फॉर्म भी है। आप इसको लर्न करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। एस फॉर स्पेसिफिक, आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सको कि आपने कितना अचीव किया। आप टेस्ट लेते रहो तो आपको पता रहे कि आप कितना अचीव कर रहे हो। अचीवेबल, ये नहीं कि मैं सीधा चांद पे चढ़ जाऊंगा। आप इस समय 30% ला रहे हो, आप गोल रख रहे हो कि मैं सीधा 95% लाऊंगा। अचीवेबल, कि मैंने इस आज एक हफ्ते में एक चैप्टर लर्न कर लूंगा और उसमें मेरे फुल मार्क्स आएंगे, तो अचीवेबल हो। ओके। रिलेवेंट, आप कुछ रिलेवेंट हो उस, अगर जैसे कोई मेन गोल आपने रखा है कि मुझे 10th पास आउट करना है, तो 10th के ही सब्जेक्ट को लेके आप गोल सेट करोगे ना। ये नहीं कि उससे अदर कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, 11th की स्टडी कर लेता हूँ। तो अपने गोल से रिलेवेंट ही आप टॉपिक रखो। एंड देन टाइम बाउंड, एक पर्टिकुलर टाइम दो अपने आप को। कभी भी कर लूंगा, जब टाइम मिलेगा तब कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जब अपना गोल सेट करते हो, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, एक एम को पूरा करने के लिए, कंप्लीश करने के लिए, दैट इज कॉल्ड गोल सेटिंग। ओके। तो यहाँ पे आपने दो चीजें सीखी, स्मार्ट की फुल फॉर्म और दूसरा गोल सेटिंग की डिफाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, इन स्मार्ट गोल व्हाट डज एस स्टैंड फॉर, एक्सप्लेन। तो एस का मतलब क्या बोला अभी? स्पेसिफिक, है ना। तो in SMART goal S stand for specific. This means the goal should be clear and well defined to focus effort and feel a sense of direction. आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। उलझा हुआ नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है, क्या करना है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू वर्क ऑन लॉन्ग टर्म गोल। एक लंबे गोल के लिए क्या करें? द बेस्ट way to work on long term goal is to break them down into the smaller manageable tasks, set timeline and track progress regularly. मैंने एक एग्जांपल अभी ऊपर दिया कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि क्लास 10th में 90 अबव अचीव करना है। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो कि मुझे ये जो अभी रिसेंट मंथ चल रहा है, इस मंथ में कितना मेरे को सिलेबस कवर करना है, ठीक है। मैनेज करो कि कितना मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है,
टाइम सेट रखो, टाइमलाइन रखो कि सितंबर में इतना कर लूंगा, अक्टूबर में इतना कर लूंगा। आपके स्कूल का सिलेबस भी ऐसे ही टाइमलाइन में सेट किया जाता है और ट्रैक करना है रेगुलरली उसे। आंसर आपको रेगुलरली करना है कि कितना आप उसको अचीव कर लिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है? Goal setting is the process of deciding on something you want to achieve and planning the step to reach it. Goal setting का मतलब होता है कि आप पहले तो डिसाइड कर लो कि आपको क्या अचीव करना है और फिर उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स जो ले रहे हो, जो प्लानिंग कर रहे हो। आइडेंटिफाई द बेनिफिट ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है? The benefit of goal setting includes the increased motivation and focused direction and a sense of achievement. मोटिवेशन के तो बेनिफिट ये है कि आप फोकस रहते हो। गोल सेटिंग की बेसिकली गोल सेटिंग के क्या बेनिफिट है? गोल सेटिंग का बेनिफिट है कि आप मोटिवेट रहते हो, फोकस रहते हो, डायरेक्शंस आपको पता होती है कि मुझे कल किस डायरेक्शन पे वर्क करना है और सेंस ऑफ अचीवमेंट आप में आती है। आपको समझ आती है कि क्या चीज आपको अचीव करनी चाहिए। क्रिएट अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल यूजिंग द स्मार्ट मेथड। तो स्मार्ट मेथड को यूज करके चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेथड गोल क्या है हमारा? कंप्लीट द साइंस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो ये स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल है। स्पेसिफिक क्या? स्पेसिफिक कि साइंस का प्रोजेक्ट करना है। मेजरेबल कब तक करना है? मतलब मैंने एक टाइम बाउंड दिया है ना कि इस वीक तक करना है। मेजरेबल है, मुझे पता चल जाएगा कि भाई प्रोजेक्ट हो गया, दैट मीन्स कि कंप्लीट है। अचीवेबल, साइंस का प्रोजेक्ट तो मैं अचीव कर सकती हूँ। रिलेवेंट है, मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्क कर रही हूँ। और टाइम बाउंड मैंने 1 वीक का टाइम दिया है। चलो लॉन्ग टर्म में समझते हैं। इम्प्रूव ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मुझे अपनी पूरी एकेडमिक परफॉर्मेंस by achieving at least 80% in all subject by the end of the school year. तो मुझे क्या करना है? पहले तो स्पेसिफिक कि मुझे सारे सब्जेक्ट में 80% तो लाना ही। मेजरेबल, टेस्ट होंगे तो मेजर भी हो जाएगा। अचीवेबल, पढ़ाई मेरी है ना तो मैं अचीव कर सकती हूँ। रिलेवेंट है तो मेरे ही स्टडी से रिलेटेड है। टाइम बाउंड दिया हो, इसी साल में करना है, एंड ऑफ द ईयर। सेशन 5, सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट। What is time management? How can you manage your time? Time management होता क्या है? Time management is a process of organizing and planning how to divide your time between different activities. You can manage your time by setting priorities, creating a schedule, avoiding distraction, and staying focused on the task. तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि जब आप एक ऑर्गेनाइज एक लिस्ट बना लेते हो कि आपको कौन सा काम कब करना है, डिवाइड कर देते हो अपने टाइम पीरियड को और उसको मैनेज कैसे करोगे? आप पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे कि मेरे लिए प्रायोरिटी लेवल क्या है। इस समय एग्जाम कर के लिए प्रिपरेशन या मूवी देखना। एक शेड्यूल बनाओगे, चलो मेरे को मूवी भी देखनी है तो पहले मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद मैं मूवी देखूंगा। ठीक है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। स्टडी के टाइम अगर मूवी देखने का मन कर रहा है तो क्या किताबें साइड करके मूवी देखें? नहीं। आप उसको एक तरह से अपने लिए प्राइस रख लो। ठीक है कि अगर मैंने ये टेस्ट में फुल मार्क्स आए तो आज मैं इस टेस्ट के बाद मूवी देखूंगा, है ना। स्टेइंग फोकस, अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ट्रैकिंग योर टाइम हेल्प यू? अपने टाइम को सेट करना, उसे ट्रैक करना कि कैसे हेल्प करता है? ट्रैकिंग योर टाइम हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर स्पेंडिंग इट। तो आप अपने टाइम को जब ट्रैक करते हो तो आपको समझ आ जाता है कि आप कहाँ उसको खर्च कर रहे हो। आइडेंटिफाइंग योर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे फुल डे है तो आज मैंने पूरा दिन सुबह ये किया, दोपहर को ये किया, तो आपने टाइम का वेस्ट किया। इससे 1 घंटा मैंने खड़े होकर बात करी तो यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मेक एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अपनी प्रोडक्टिविटी को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। Define time management. Time management is
the ability to use one's time effectively or productively, especially at work or a school. तो आप घर पर या स्कूल पर या काम पर अपने काम को किस तरह से इफेक्टिवली यूज करो जिससे कि आपको कुछ आउटपुट मिले। स्कूल में हो तो रिजल्ट अच्छा आए, ऑफिस में हो वर्क कर रहे हो तो आपकी प्रमोशन हो, आपकी इंक्रीज सैलरी इंक्रीज हो, तो कुछ ऐसा काम करें। लिस्ट द स्टेप्स फॉर मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। तो हमें स्टेप्स क्या करने, किसको फॉलो। Steps for managing time effectively include then setting clear goal, prioritizing tasks, creating a daily schedule, avoiding procrastination and reviewing the progress regularly. स्टेप देखो सबसे पहला क्या है अपने टाइम को मैनेज करने का, जिसमें कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, फिर आपके प्रायोरिटी लेवल क्या है, उसके बाद आप एक अपना डेली का शेड्यूल बना लो और जितना भी आपका ये प्रोक्रास्टिनेशन वाला आदत है टाल मटोल करने वाला उसको खत्म करना है, उसको चेंज करना है और रिव्यू करना है कि मैं कितना प्रोग्रेस किया। मेरे को पहले ये इतना आता था, अब ये मुझे इतना आता है। ठीक है, तो अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक भी करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्रिएट अ टू डू लिस्ट वेरियस एक्टिविटीज दैट यू नीड टू डू इन अ डेली रूटीन। ऑर्डर योर प्रायोरिटी। तो अब अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी दैट वी नीड टू डू इन अ डे। तो एक दिन में मुझे क्या करना है। स्टडी फॉर मैथ टेस्ट, मुझे मैथ्स के टेस्ट की तैयारी करनी है। कंप्लीट द साइंस होमवर्क, मुझे साइंस का होमवर्क कंप्लीट करना है। अटेंड द बास्केटबॉल प्रैक्टिस, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करनी है। रीड द चैप्टर of English novel, spend 30 minutes on a hobby and help with household chores. मुझे मम्मी की भी तो थोड़ी सी हेल्प कर दी है ना। इसी तरह के वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।